हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू एक्जियन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करेंगे कि मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, आपके एग्जाम्स बहुत ज्यादा नजदीक है। ठीक है, 10 दिसंबर को आपका एग्जाम है फर्स्ट टर्म का। तो एग्जाम देने से पहले अगर आप अपने आप को एक बार चेक कर लें और जो क्वेश्चंस यहाँ बताए जा रहे हैं आप उनको रिवाइज कर लें, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कर लें, तो आई एम श्योर आपको इसका बेनिफिट वहां एग्जाम्स में मिलेगा। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं और लगभग 3 सैंपल पेपर इन्हीं 2-3 दिनों के अंतराल पर अपलोड किया जाएगा। आप तीनों सैंपल पेपर देख के जाइए, 100% आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस बोथ torque and a net force, no torque, no net force, only a force but no torque, only a torque but no net force। आप देखिए, समझिए ध्यान से। सबसे पहले आप ये समझो कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस हिसाब से बनता है। मतलब यहां पे क्या होता है कि जो ये मान लीजिए सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होती हैं और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं। तो इस रीजन पे अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा जाएगा, सपोज मान लीजिए ये हमने इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो यहां पर हमें पता है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को फोर्स रखा जाता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्यू ही होता है। लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, दैट मींस इस चार्ज पर कम फोर्स लगेगा, इस चार्ज पर ज्यादा फोर्स लगेगा। तो जो नेट फोर्स है इट विल नॉट इक्वल टू 0। देखिए, डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर टॉर्क तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन चूंकि अब नेट फोर्स 0 नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ टॉर्क एंड अ नेट फोर्स। यानी इस पे टॉर्क भी काम करेगा और नेट फोर्स भी काम करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अब इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व करना है। करें कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। यहां पे आप फिगर पे देख पा रहे हो कि इस तरीके से यहां पे इसको कैसे यहां पे अरेंज किया गया। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो ये C1 और C2 ये क्या है, पैरेलल में। तो हमें पता है पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल में होता है Cp इक्वल टू C1 प्लस C2। अब ये कुछ जो सर्किट है वो इस हिसाब का बन जाएगा, लाइक दिस। ये हो जाएगी बैटरी, ठीक। और ये क्या हो गया, ये हो गया Cp जो यहां पे ये आया है, और इधर है C3, ठीक। तो अब यहां पे करना क्या है, समझिएगा ध्यान से। यहां पे अब ये Cp और C3 कैसे हैं, सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है, तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा 1/C3 प्लस 1/C1 प्लस C2। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए C इक्वल टू आ जाएगा C3 इंटू C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा, पूछा क्या गया है, व्हाट वुड बी द वोल्टेज अक्रॉस C3। मतलब ये जो C3 है इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। तो हमें पता है वोल्टेज इक्वल टू होता है Q अपॉन C, Q अपॉन C। और यहां पे है, यानी यहां पे हम क्या रखेंगे, C3, और Q की जगह पे क्या रखेंगे, Q की जगह पे रखेंगे C इंटू V। C क्या, इक्विवेलेंट, और अपॉन में C3। तो अब बताइए अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो C की जगह पे क्या लिखेंगे, C की जगह पे लिखेंगे C3 इंटू C1 प्लस C2 इंटू V अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 और होल अपॉन दिस C3। तो इससे कैंसिल आउट। सो फाइनली आंसर आएगा C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। दिस विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस C3। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। ठीक है, क्या किया गया है, पहले इन ये दोनों पैरेलल में थे,
उसके बाद जो पैरेलल में आएगा वो C3 के साथ बनाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, तो यहां से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया गया और फिर यहां पे ये V का फार्मूला लगा दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको जानने के बाद आपको फील होगा कि सच में ऐसा क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं लगाया होगा। अब इसमें क्या लॉजिक है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस आर वेरीज विद टाइम दिस, ये इस हिसाब से वेरी करता है, ठीक है, इस हिसाब से वेरी करता है। वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, द टोटल हीट प्रोड्यूस इन आर। अब बताइए समझिए, H इक्वल टू क्या होता है, H इक्वल टू होता है I स्क्वायर आर इंटू टी। तो यहां पे हमें I निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो I निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे यहां पे Q इक्वल्स गिवन है कितना, AT माइनस BT स्क्वायर, तो जब हम यहां से I निकालेंगे तो ये आएगा dQ अपॉन dt। सो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा A माइनस 2BT। अब देखिए समझिएगा ध्यान से, A और B क्या है, A और B तो कांस्टेंट्स हैं, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। तो हम लोग पहले निकालेंगे कि किस टाइम पर, द टाइम व्हेन I इक्वल्स 0, हम यहां पे निकालेंगे I कब 0 होगा। तो इसके लिए हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो बताइए T इक्वल्स टू क्या आएगा, T इक्वल्स टू आएगा A अपॉन 2B। इसका मतलब इस टाइम पर जो करंट है, देखिए यहां पे अगर T की वैल्यू ये रखेंगे तो इस पर्टिकुलर टाइम पर जो करंट है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। अब हमने मान लिया कि लेट द करंट फ्लोज फॉर टाइम स्मॉल टी टाइम के लिए ये फ्लो किया जाता है। अब अगर स्मॉल टी टाइम के लिए फ्लो किया जाता है तो बताइए यहां से DH कितना आएगा, तो DH आएगा I स्क्वायर आर इंटू dt, ठीक है। सपोज ये dt टाइम के लिए फ्लो कराया जा रहा है। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके h तक, और यहां पे आएगा r बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहां तक, ये है A अपॉन 2B, और I स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे A माइनस 2B का होल स्क्वायर इंटू dt। क्लियर हो गई बात। अब यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो R अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो बताइए देखिए समझिए ध्यान से, 0 से लेकर के t तक, अभी मैं यहां पे t वैल्यू रख रहा हूं, अभी यहां पे A अपॉन 2B नहीं रख रहे हैं, और इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे t भी रहेगा साथ में। तो यहां पे अगर इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक, इंटू dt। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। जब वैल्यू रखेंगे यहां पर तो बताइए R तो R रहेगा, यहां पे लिमिट लगेगी, इंटीग्रेशन 0 से लेके t A स्क्वायर dt प्लस 4B स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से लेकर t dt माइनस 4AB इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक t dt, ठीक। तो यहां से आ जाएगा R, अब इधर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इधर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा A स्क्वायर t प्लस इधर इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 4B स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 माइनस 4AB, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट, यहां पे स्क्वायर है तो आ जाएगा t क्यूब बाई 3, और यहां पे t का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा t स्क्वायर बाई 2। तो देखिए इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट। सो फाइनली आया क्या, पहले हम एक लाइन पे लिखते हैं A स्क्वायर t, ठीक है, उसके बाद प्लस 4 अपॉन 3B स्क्वायर इंटू टी क्यूब माइनस 2AB t स्क्वायर। अब हम यहां पे t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है A अपॉन 2B।
ये वैल्यू यहां पे रखेंगे। तो देखिए आर, सबसे पहले ए स्क्वायर, ये तो है ही है, और ए की जगह पे क्या रखेंगे, ए अपॉन 2b प्लस 4/3 स्क्वायर, और यहां पे रखेंगे तो आ जाएगा ए क्यूब अपॉन 8b क्यूब। ठीक है, जब टी की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, माइनस का 2ab और इंटू में ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। अब हम यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, समझिएगा ध्यान से। यहां से आ जाएगा 1/2 ए क्यूब बाई बी, और यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो बताइए ये स्क्वायर से ये कट जाएगा और 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस का 1/6 ए क्यूब अपॉन बी, प्लस इससे ये कैंसिल आउट 2 टाइम्स और इससे ये कैंसिल आउट, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 1/2 ए क्यूब बाई बी। तो यहां से समझिएगा ध्यान से, इससे हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू प्लस और ये वैल्यू माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी। सो फाइनली जो h आया है वो आया है ए क्यूब आर बाई 6b। इतने जूल हीट रिलीज होगी यहां से, ए क्यूब इंटू आर जो कि यहां पर है अपॉन 6 इंटू बी। सो यहां पे चेक करते हैं हम लोगों को कौन सा ऑप्शन यहां पे मिलेगा, दिस, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको यहां पे ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट हम थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा हम जूम आउट कर दें ताकि आप प्रॉपर क्वेश्चन को अच्छे से देख पाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो समझ में आ रही बात, क्या किया गया है, पहले यहां पे टाइम निकाल लिया गया कि करंट कब जीरो होगी। जब करंट जीरो की टाइमिंग आ गई तो फिर हमने मान लिया कि इसको dt टाइम के लिए करंट को फ्लो कराया जाता है, तो इस पे हीट इतनी प्रोड्यूस होगी। अब अगर इस पे 0 से लेकर के a/2b टाइम तक अगर फ्लो कराया जाए करंट को, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने पर आएगा a क्यूब r बाई 6b, तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि ए पॉइंट चार्ज इज मूव्ड अलोंग अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट चार्ज, सो द वर्क डन इज। ये कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा गया है, सबसे ज्यादा बार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि किसी कोई चार्ज पार्टिकल है, उसके सर्किल के चारों तरफ इसको घुमाया जा रहा है। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए, जैसे हमने मान लिया कि ये एक सर्किल है, ठीक है, ये एक सर्किल है और सर्किल के सेंटर पर यहां पर कोई एक फिक्स चार्ज है। तो जब कोई चार्ज यहां पे फिक्स्ड होता है तो जो भी सर्किल की बाउंड्री होती है, दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म करता है। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। और ये कितने टाइप का हो सकता है, तो सबसे पहला तो ये स्फेरिकल हो सकता है, दूसरा ये सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। अच्छा, ये सिलेंड्रिकल किसके लिए होगा, तो सिलेंड्रिकल होगा लीनियर चार्ज के लिए। मतलब सपोज अगर कुछ इस हिसाब का चार्ज बॉडी है, लीनियर चार्ज है, तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो स्फेरिकल होगा। खैर, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है कि ए पॉइंट चार्ज कैपिटल Q इज मूव्ड अलोंग अ सर्कुलर पाथ अराउंड अनदर फिक्स्ड चार्ज। जैसे मान लीजिए ये स्मॉल q फिक्स्ड चार्ज है और एक कैपिटल Q चार्ज को इसके चारों तरफ घुमाया जा रहा है, तो बताइए ये कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और हमें मालूम है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज मूव कराने पर वर्क डन 0 ही होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑलवेज 0, हमेशा 0 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V
Another capacitor of capacitance 2C is similarly charged to a potential difference 2V. The charging battery is then disconnected and the capacitor connected in parallel to each other. कैसे कनेक्ट किया जा रहा है? पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है in such a way that positive terminal of one is connected to negative terminal of the other. Means to say पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है. सो फाइनल एनर्जी बतानी है यहां पे. तो देखिए अच्छे से आप इसको समझ लीजिए किस हिसाब से क्वेश्चंस यहां बदल सकते हैं. देखिए सपोज दैट एक ये कैपेसिटर है, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये इसकी नेगेटिव प्लेट है. दूसरा कैपेसिटर ये है, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है और ये इसकी नेगेटिव प्लेट है. तो अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो पहला कॉम्बिनेशन तो ये बनेगा. दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है समझिएगा. जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर ये है जिसकी पॉजिटिव प्लेट ये है और नेगेटिव प्लेट ये है. दूसरा कैपेसिटर ये मान लिया है, इसकी नेगेटिव प्लेट ये है और पॉजिटिव प्लेट ये है. अब हमने इनको ऐसे कनेक्ट किया है. ठीक, तो यही दो केसेस बनते हैं. या तो पॉजिटिव को आपस में सेम टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है या तो अपोजिट टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है. तो देखिए दोनों केसेस में सबसे पहले हम इस वाले केस की बात करते हैं. तो यहां पर जो एनर्जी लॉस होता है वो होता है 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. लेकिन जब हम ऐसे कनेक्ट करते हैं तो यहां पे जो डेल्टा U होता है वो होता है 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर. तो यहां पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इनिशियल एनर्जी. तो इनिशियल एनर्जी में पहले कैपेसिटर C को कनेक्ट किया जाता है V से और दूसरे कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 2C है इसको कनेक्ट किया जाता है 2V से. तो यहां पे जो इनिशियल एनर्जी UI होगी वो होगी 1/2 CV स्क्वायर प्लस 1/2 C इंटू V स्क्वायर. तो यहां से आ जाएगा 1/2 CV स्क्वायर और ये 2 से 2 कैंसिल आउट. सो आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 4 CV स्क्वायर. तो फाइनल जो इनिशियल एनर्जी होगी वो होगी 9/2 CV स्क्वायर. ये आ जाएगी इसकी इनिशियल एनर्जी. अब यहां पे बात आप ध्यान से सुनिए, इस बात को आप याद रखिएगा कि जब भी सेम टर्मिनल्स को कनेक्ट किया जाएगा तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और अपोजिट टर्मिनल्स को कनेक्ट किया जाएगा तो V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर. यही लॉस इन एनर्जी में चेंज है जो भी इसका फार्मूला है. तो देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पे निकालेंगे डेल्टा U. तो डेल्टा U इक्वल टू आ जाएगा 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, क्योंकि अपोजिट टर्मिनल्स को कनेक्ट किया जा रहा है. तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट, C से C कैंसिल आउट. तो क्या आएगा 1/3 C और यहां पे आएगा इनटू में 9V स्क्वायर. तो इससे ये कैंसिल आउट 3 टाइम्स. सो फाइनली जो डेल्टा U आएगा वो आएगा 3V स्क्वायर. तो जो फाइनल एनर्जी होगी, फाइनल एनर्जी वो होगी U इनिशियल माइनस डेल्टा U जो भी लॉस इन एनर्जी है. तो U इनिशियल है 9/2 CV स्क्वायर और जो डेल्टा U है वो है 3V स्क्वायर. जब LCM लेके सॉल्व करेंगे सो 9 CV स्क्वायर माइनस 6 CV स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 3/2 CV स्क्वायर. दिस विल बी द आंसर. यानी हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा. ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा. तो आप ये बात बिल्कुल अच्छे दिन से दिमाग में आप अपने बिठा लीजिए कि जब भी कैपेसिटर के सेम टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट किए जाएंगे तो यहां माइनस होगा और से अपोजिट टर्मिनल्स अगर कनेक्ट किए जाएंगे तो प्लस होगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. कहा है ए मेटल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर and a rectangular cross section of this is connected to a battery of opposite faces. The resistance will be. तो इसमें रेजिस्टेंस पूछा गया है कि रेजिस्टेंस कितना होगा. ठीक है, तो देखिए मेटल रॉड की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जो है वो है 1 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर. तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे मैं फिगर बना के बता रहा हूं.
मान लीजिए कि ये इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड हाफ सेंटीमीटर। इस हिसाब से इसका क्रॉस सेक्शन गिवन है, ठीक है। तो यहां पे कहा गया है कि बताइए अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अपोजिट फेसेस द रेजिस्टेंस विल बी। अब देखिए अपोजिट फेसेस इसमें टोटल कितने हैं, तो अपोजिट फेसेस टोटल 6 है। तो उन 6 में से कहा गया है कि किस हिसाब से कनेक्ट करें ताकि जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में। तो देखिए यहां पर अगर हम इस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे, सपोज इस फेस में कनेक्ट करते हैं, तो लेंथ कितनी है, क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। इसका मतलब A जैसे जैसे कम होगा R की वैल्यू बढ़ेगी, और L की वैल्यू बढ़ने से भी R की वैल्यू बढ़ेगी। यानी अगर हम इस हिसाब से लेते हैं तो उस केस में लेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और लेंथ मैक्सिमम होने पर रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मैक्सिमम। यानी हमें अगर R मैक्सिमम चाहिए तो उस केस में L लेंथ मैक्सिमम होना चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिनिमम होना चाहिए। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिनिमम कब होगा, जब हम इसको इससे अटैच करेंगे, इधर ये इससे एरिया कम हो जाएगा और इस तरीके से कनेक्ट करने पर लेंथ भी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहां पे आंसर बनेगा कि अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए मिनिमम एरिया दैट इज 1 इंटू 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि मैक्सिमम कब होगा रेजिस्टेंस, कब, जब बैटरी को इस क्रॉस सेक्शन के क्रॉस हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। बस सिंपल से यहां लॉजिक लगा हुआ है कि L मैक्सिमम होगा तो R मैक्सिमम, A मिनिमम होगा तो R मैक्सिमम। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग इसी तरीके से यहां बैटरी को कनेक्ट करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा गया समझना। द एवरेज इंड्यूस्ड EMF, द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन अ करंट चेंजेस फ्रॉम। अब देखिए इंड्यूस करंट की बात करें तो इंड्यूस करंट यहां पे 0 to 2 एम्पियर है, 0 से 2 एम्पियर, और हमें EMF कितना EMF इंड्यूस हुआ है इसके बारे में बात करनी है। तो देखिए E इक्वल टू क्या होता है, तो E इक्वल टू होता है L DI अपॉन DT, E इक्वल टू L DI अपॉन DT, जहां L क्या है तो वो है सेल्फ इंडक्टेंस जो कि इसमें पूछा गया है, ठीक है। एवरेज EMF गिवन है कितना 8 वोल्ट, टाइम गिवन है, करंट में चेंज गिवन है, करंट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो देखिए E इक्वल टू होता है L DI अपॉन DT, E कितना है 8 वोल्ट इक्वल टू L निकालना है, फाइंड आउट करना है, DI यानी करंट में चेंज, तो करंट में चेंज कितना है, तो करंट में चेंज है 2 एम्पियर का, यहां 0 से 2, अपॉन में टाइम 0.05, तो ये पॉइंट हटाएंगे, यहां 00 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से L इक्वल टू आ जाएगा कितना 40 अपॉन 200, यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40 अपॉन 200। इसको इस हिसाब से कैंसिल आउट किया, यहां से आए 5 टाइम्स, इसका वाला L इक्वल टू 0.2 हेनरी, दिस विल बी द राइट आंसर। 0.2 हेनरी इसका आंसर हो जाएगा। कैसे सॉल्व किया गया फिर से एक बार समझ लीजिए। एवरेज EMF गिवन था 8 वोल्ट, टाइम गिवन था 0.05 सेकेंड, उसके बाद DI करंट चेंज गिवन था, DI करंट चेंज गिवन था कितना 2 एम्पियर का, और हमसे सेल्फ इंडक्टेंस L के बारे में पूछा जा रहा था। तो E इक्वल टू L DI अपॉन DT फार्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा 0.2 हेनरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट I कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस R, नंबर ऑफ टर्न्स N वेरीज। कह रहे हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट M होता है वो किस हिसाब से वेरी करता है। सपोज दैट कि यहां पे ये एक कॉइल है, ठीक, इस कॉइल पे I करंट फ्लो हो रही है और इसका रेडियस जो है वो रेडियस R है और नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n है, तो इसमें किस हिसाब से वेरी करेगा इसके बारे में यहां पे हमें बताना है, जो भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो देखिए
m इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो m इक्वल टू होता है IA, या फिर अगर नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है तो NIA, सो NII हो जाएगा और a क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा पाई NIR स्क्वायर, पाई NIR स्क्वायर, ये हो जाएगा m। तो यहां पे केवल सॉल्व यहां पे बताना है कि किस हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट वेरी कर रहा है, तो यहां से आ जाएगा m वेरीज r स्क्वायर, m वेरीज या m प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो यहां पे डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करें व्हाट शुड बी द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं। कैसे मैग्नेट होते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, और जितने भी टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं उनको सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है ताकि वो इजिली डीमैग्नेटाइज हो सके और जो हिस्टेरेसिस लॉस है उसको कम किया जा सके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिए लिखा हुआ है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट which when passed through a resistor produces heat energy 4 times that produced by DC of 2 ampere through the same resistor at the same time। इसमें यह कहा गया है कि the RMS वैल्यू यानी जो AC करंट है which pass through the resistor, जब रजिस्टर में से पास होती है, produces heat 4 times that are produced by DC of 2 ampere through the same register in the same time। ठीक है, तो हमें मालूम है यहां पर इन्होंने सिंपल सी बात कही है कि जो हीट, बात ध्यान समझिएगा, जो हीट हम 2 एम्पियर की करंट में प्रोड्यूस करते हैं, अगर वही हीट हमें एसी करंट से प्रोड्यूस करनी हो तो हमें कितने अमाउंट करंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए H इक्वल टू क्या होता है, तो H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT। अब यहां पे इन्होंने देखो, जब हम बात AC की करते हैं तो वहां पे बात आ जाती है RMS की, तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि सेम टाइम में सेम रजिस्टर के थ्रू हीट प्रोड्यूस होती है 4 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो HAC है दिस इज 4 टाइम्स HDC। अब HAC का फार्मूला क्या होगा, IV स्क्वायर R इंटू टी इक्वल टू HDC का मतलब क्या हो जाएगा I स्क्वायर, ठीक है, R इंटू टी। तो बताइए यहां से RT और RT कैंसिल आउट, तो यहां पर IV का स्क्वायर इक्वल टू 4I स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 2I, दैट इज 4 एम्पियर। दिस विल बी द आंसर 4 एम्पियर। कैसे क्वेश्चन को फिर से आप एक बार समझ लो, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, समझिए। यहां पर कहा गया है कि जब किसी रजिस्टर में से हम 2 एम्पियर का करंट हम फ्लो कराते हैं तो कुछ हीट प्रोड्यूस होती है। अब अगर हम सेम अमाउंट ऑफ हीट हम 2 एम्पियर डीसी, मतलब ध्यान समझिए कि 2 एम्पियर डीसी से जितना भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, 2 एम्पियर डीसी से जितना भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसका 4 टाइम्स हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने एसी करंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए H का फार्मूला होता है, तो जो हीट एसी के थ्रू प्रोड्यूस होता है वो 4 टाइम्स है किसके, डीसी के। तो हमने इक्वेशन बनाई, एसी वाले में IV यानी वर्चुअल करंट रखा और डीसी वाले में केवल I रखा, उसके बाद हमने सॉल्व किया तो I इक्वल टू आ गया 4 एम्पियर। ठीक है, तो जो हीट डीसी 2 एम्पियर में प्रोड्यूस करती है उसका 4 टाइम्स एसी 4 एम्पियर में प्रोड्यूस कर देगा। सो हमारे लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस 8 ओम, यानी एक गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो है 8 ओम, इज संटेड बाय अ रेजिस्टेंस 2 ओम, और इसमें जो संट लगाया जाता है वो लगाया जाता है 2 ओम का। इफ द
टोटल करंट दैट इज आई वो कितना है 1 एम्पियर, तो द पार्ट ऑफ पासिंग थ्रू द शंट विल बी, हमें यहाँ पे I माइनस आई जी बताना है जो शंट में से पास हो रहा है। तो समझिए ध्यान से कैसे यहाँ पे होता है। यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम यहाँ पे पैरेलल में शंट लगा देते हैं। अब ये शंट जो करंट आई जा रही होती है इसका कुछ पार्ट आई जी यहां से जाता है और बाकी बचा हुआ पार्ट I माइनस आई जी इधर जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आई जी फाइंड कर लेंगे। तो आई जी फाइंड करने का सिंपल सी बात है, एस और जी कैसे हैं, पैरेलल है। तो पैरेलल के केस में एस इंटू आई एस, डायरेक्ट मैं मान रहा हूं यहां पे ये नहीं कर रहे, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू जी इंटू आई जी, मतलब शंट से जाने वाली करंट V इक्वल टू, चूंकि ये पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम होंगे, तो V इक्वल टू होता है आई आर, तो I इंटू आर इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहां से आई एस अपॉन आई जी जो आएगा वो आएगा G अपॉन S, और G है 8, S है 2, दैट मीन्स 4:1। इसका मतलब ये हुआ कि IS में यानी शंट में से 4 करंट जाएगी और गैल्वेनोमीटर में से 1 करंट जाएगी अगर टोटल करंट 5 एम्पियर हो। मतलब इन दोनों में जाने वाली करंट का रेशियो 4:1 होगा। अब हमें यहाँ पे बताना क्या है, शंट से जाने वाली, तो जब हम लोग IS निकालेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, शंट का पार्ट कितना है 4, सो 4 अपॉन 5 जो कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है, इनटू टोटल करंट दैट इज 1। टोटल करंट कितना है 1 एम्पियर, ठीक। तो बताइए यहां से आंसर कितना आ जाएगा 0.8 एम्पियर, यानी आंसर नंबर 1। क्लियर हो गई बात। यहां पे दोनों पैरेलल में थे तो दोनों के पोटेंशियल इक्वल कर लिए, दोनों पोटेंशियल इक्वल करने के बाद IS और IG में रेशियो निकाल लिया गया। IS और IG में रेशियो निकालने के बाद हमें यह पता चला कि शंट में 4 टाइम्स करंट जाएगी एज कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर। तो हमें शंट में बताना था, तो शंट की करंट अपॉन टोटल करंट इनटू जिस करंट को हमें डिवाइड करना है 1 एम्पियर, टोटल जो करंट थी, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 0.8 एम्पियर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर पूछते तो आसानी से ये भी निकल आता, भाई 1 एम्पियर में से 0.8 एम्पियर एस में से जा रही है तो 0.2 एम्पियर इसमें से जाएगी, गैल्वेनोमीटर में से होकर, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करेंट दिस इज द SI यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए समझने ध्यान से, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड, ये किसकी यूनिट है, ये यहां पे हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, तो ये तो नहीं है, ठीक। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो देखो I अपॉन NEAVD, तो यहां से अगर हम VD निकालेंगे तो बताइए यहां पे एम्पियर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। रेजिस्टिविटी, तो रो इक्वल टू होता है RA अपॉन L, RA अपॉन L। अब यहां पे R इक्वल टू अगर हम सॉल्व करेंगे तो V अपॉन VA अपॉन I इंटू L, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहां एम्पियर आ चुका है, ठीक। अब यहां पे बात करते हैं कि फिर में से लास्ट कौन सा, मोबिलिटी। मोबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, तो मोबिलिटी का फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू VD अपॉन, यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कह सकते थे कि ये LT मीटर पर सेकेंड है, जो कि वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, अपॉन E। तो यहां से VD का मतलब क्या हो गया, तो VD का मतलब हो गया मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर ये ऊपर चला जाएगा, तो बताइए म्यू इक्वल टू आ जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। तो मोबिलिटी विल बी द राइट आंसर, मोबिलिटी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 coils A and B as shown in figure this starts flowing, एक करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन B, एक करंट इसमें फ्लो होना स्टार्ट होते हैं एज सोन। A इज मूव टुवर्ड्स B, A को B की तरफ मूव कराया जाता है, एंड B स्टॉप, समझिएगा ध्यान से समझिएगा, 2 कॉइल A और B है, एक करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन B, एक करंट B में फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है कब, व्हेन A मूव्स टुवर्ड्स B, जब A B की तरफ जाता है, A इसकी तरफ आता है तो ये इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है।
एंड स्टॉप्स व्हेन ए स्टॉप्स, और जब ए चलना बंद कर देता है इसमें करंट बंद हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं इसमें पहले से ही करंट फ्लो हो रहा होगा, आइदर दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन। तो इसके चलने से इसमें से फ्लक्स चेंज हो रहा है जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। द करंट इन ए इज काउंटर क्लॉकवाइज, इसमें जो करंट ए में है वो काउंटर क्लॉकवाइज है। बी इज केप्ट स्टेशनरी व्हेन ए मूव्स, और बी को स्टेशनरी रखा जाता है जब ए क्या करता है, मूव करता है। वी कैन रिफर दैट, तो हम लोग क्या रिफर कर सकते हैं? सबसे पहला, देयर इज अ कांस्टेंट करंट इन द काउंटर क्लॉकवाइज इन द डायरेक्शन, इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, ऐसा इसमें कहा भी गया है कि द करंट इन ए इज काउंटर क्लॉकवाइज, और यही स्टेटमेंट यहां भी कह रहा है देयर इज अ कांस्टेंट करंट इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए। तो हम इसी को हम लोग राइट आंसर बोल। ये तो ऑप्शन सही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए में कोई करंट नहीं है तो फिर यहां पे कैसे इंड्यूस हो रही है। और अगर ये भी सही नहीं हो सकता, अगर करंट वेरी कर रही है तो फिर इसके रुकने पर इसमें जो करंट इंड्यूस हो रही थी वो रुक कैसे जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए यहां वी लिखा हुआ है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताना है। तो बताइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझिएगा। V इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी से हम लोग कंपेयर करेंगे, दिस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें ओमेगा इक्वल टू मिलेगा 2500। अब यहां पे क्या बताना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी हमें XC बताना है। तो XC इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो 1 अपॉन ओमेगा दैट इज 2500 इंटू सी, जो कि कितना है 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, सो यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए यहां पे 2 से -4 बचेगा, ऊपर जाके हो जाएगा +4 अपॉन में 25 इंटू 5। सो इससे कैंसिल आउट 4 टाइम्स, इससे कैंसिल आउट 20 टाइम्स, सो फाइनली आ जाएगा 80 ओम। इस 200 ओम का कोई रोल यहां पे नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूछा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC, जो कि 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा 80 ओम। क्लियर हो गई बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। What is the flux through a cube of side A if the point charge Q is one of its corner? देखिए ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें हम अलग अलग तरीके के टाइप भी देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमने मान लिया कि ये एक क्यूब है। अब जब ये क्यूब है तो देखिए यहां पे इन्होंने कहा है इसके कॉर्नर पे रखा गया है, यहां पे। अब अगर इस कॉर्नर पे रखा गया है तो इस जो भी गॉस लॉ है उसके हिसाब से जो चार्ज होना चाहिए वो इनक्लोज होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक क्यूब इधर रखना पड़ेगा, दिस एक क्यूब ऐसे यहां पे रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्यूब इस तरीके से यहां रखना पड़ेगा ऊपर। उसके बाद तीसरा 3 हो गए और ये 4 हो गए, यहां पे रखना पड़ेगा। तो 4 ऐसे और 4 ऐसे ही पीछे की तरफ रहेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 8। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्यूब से जाने वाला फ्लक्स हो जाएगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर सपोज दैट चार्ज यहां पर ना रख करके चार्ज इसके सेंटर पे रखते तो फिर क्या होता, तो पूरे क्यूब से जाने वाला Q/एप्सिलॉन नॉट और एक फेस से जाने वाला 1/6 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसके साइड में रखा जाता तो उस केस में आंसर होता 1/4 Q/एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अगर इसके इस फेस में रखा जाता, समझिएगा ये जो ये फेस है, अगर इस फेस में रखा जाता चार्ज को तो फिर ये आंसर होता, क्योंकि हम जैसे ही इधर एक क्यूब रखेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, तो वहां पे बनेगा 1/2 Q/एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो अभी के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 1/8 Q/एप्सिलॉन नॉट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को शेयर नहीं किया है ना, तो शेयर कर दो जल्दी से। ठीक है, शेयर कर दो, और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो।
तो क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस B इज प्लेस्ड इनसाइड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब समझिए ध्यान से, इसके अंदर जो रखा गया है वो क्या रखा गया है, कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट, तो कॉपर प्लेट को रखा गया, तो हमें पता है मेटल के लिए के क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। मेटल के लिए के क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहां पे कह रहे हैं कि द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी, कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक, कैपेसिटेंस इसका कितना होगा। तो देखो यहां पे ये बात समझ में आ रही है कि ऐसे तो आंसर जनरली लोग इनफाइनाइट रख देते, लेकिन इनफाइनाइट तब रख दे जब ये इसको पूरी तरीके से इसको भर दिया जाता। बट यहां ऐसा नहीं हुआ है, इसको पूरी तरीके से नहीं भरा जा रहा है, पार्शियली भरा जा रहा है। कितनी थिकनेस के साथ, बी थिकनेस के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी। और T की जगह पे क्या रखेंगे, T की जगह पे रखेंगे जो, सॉरी यहाँ पे T है, ठीक है, यहाँ पे जो थिकनेस है, सॉरी D से डिस्टेंस है, प्लेट की डिस्टेंस भी D है, यहाँ पे D है, ठीक। तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस B, दिस विल बी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर D। क्लियर है, ऑप्शन नंबर D। ये भी C में भी वैसे ही है, मिस्टेक है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर D या ऑप्शन नंबर C ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए कैसे, यहां पे जो ये प्लेट है, अगर इसको पूरी तरीके से इंसर्ट किया जाता, पूरी तरीके से, तो उस केस में इसका आंसर हो जाता इनफाइनाइट, बट इन दिस केस इसका कैपेसिटेंस ये होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की क्या SI यूनिट होती है। तो देखिए M की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और हमें पता है M इक्वल टू फार्मूला होता है स्मॉल m इंटू 2l, यानी इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। A इंटू एम स्क्वायर, तो इसे कट जाएगा, तो स्मॉल m की यूनिट आ जाएगी एम्पियर मीटर। तो D विल बी द राइट आंसर, एम्पियर मीटर विल बी द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए ट्रांसमिटिंग स्टेशन ट्रांसमिट्स रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ 360 मीटर, फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल रिक्वायर्ड विद कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी दिस इन द रेजोनेंस सर्किट। अब बताइए, रेजोनेंस सर्किट में जो रेजोनेंस जब भी बात आती है तो वहां पे XL और XC इक्वल होते हैं, XL और XC इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले रेजोनेंट कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट L अपॉन C। तो यहां से अगर हम L निकालें, L, तो वो आ जाएगा F स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू C, ठीक। अब यहां पे बात आई फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि C इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा या F लैम्डा। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, C अपॉन लैम्डा 360, तो इससे कैंसिल आउट 120 टाइम्स, तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन 12 इंटू 10 टू द पावर 7, इतने हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो L इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 12 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू 22/7 इंटू 22/7 इंटू C, जो कि हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -12, क्योंकि यहां पे C कितना दिया है, पिकोफैरेड, ठीक है। तो यहां से ये पॉइंट हमने जब हटाया तो नीचे आया 10, सो इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है। उसके बाद यहां पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 484 अपॉन में 490 इंटू 10 टू द पावर -5। तो देखिए 10 टू द पावर -5 तो पावर सब में सेम है, क्लियर है, पावर सब में सेम है। तो यहां पे बात समझिए कि इसको हम जब सॉल्व करेंगे
तो आंसर आ जाएगा 3.07 इंटू 10 टू द पावर -8। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। 4 4 जा 16 और यहां पे है 4, तो सिंपल सी बात है 4 टाइम्स तो जाएगा नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैरी बचेगा, तो कितना जाएगा 3 टाइम्स। आप इसको सॉल्व करेंगे 3.07 इंटू 10 टू द पावर -8 हिंदी आ जाएगा। किया क्या गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले ये रेजोनेंट कंडीशन की बात कर रहे थे, तो रेजोनेंट कंडीशन में एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होता है, तो हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाली। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है दिस। अब यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी भी निकाली जो कि होता है एफ इक्वल टू न्यू लेमडा या सी इक्वल टू न्यू लेमडा। न्यू की जगह पर हम एफ पुट कर देते हैं, एफ इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी और यही वैल्यू यहां पे रख के इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है समझिए। द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल इज एफ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स एंड पोल स्ट्रेंथ ईच आर डबल। तो देखिए यहां पे m भी डबल किया जा रहा है, 2 टाइम्स किया जा रहा है, और लेंथ भी 2 टाइम्स की जा रही है। लेंथ भी क्या किया जा रहा है, 2 टाइम्स किया जा रहा है। तो कह रहे हैं उनके बीच में क्या फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है, यहां पे म्यू नॉट, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये होता है किसी मैग्नेट के लिए। अब यहां पे कह रहे हैं ईच पोल आर डबल, तो देखिए यहां पे भी 2m, यहां पे भी 2m, और अपॉन में डिस्टेंस भी डबल यानी 4r स्क्वायर। तो बताइए ये कैंसिल आउट, इसका मतलब वही आया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब अब भी फोर्स F ही रहेगा। यहां पे पोल्स को डबल कर दिया गया है, पोल्स की स्ट्रेंथ को, डिस्टेंस भी डबल कर दी गई है, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है सबमरीन केबल एक्ट एज। जो सबमरीन केबल होते हैं, देखिए बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है कि सबमरीन केबल जो होती है वो किस हिसाब से एक्ट करती है। ठीक है, तो जो सबमरीन केबल होती हैं वो करती हैं दिस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर विद आउटर सिलेंडर अर्थ। मतलब ये एक प्रकार के सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होते हैं जिनके आउटर सरफेस को, सपोज ये है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है, तो इसके आउटर सरफेस को अर्थ कर दिया जाता है, यानी अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब ये होता क्या है समझिए। तो देखिए जो सबमरीन केबल्स होती हैं ये कंसिस्ट करती हैं, मतलब इनके अंदर होता है इनर कंडक्टर विच कैरीज पावर। दिस कंडक्टर इज कवर्ड बाय इंसुलेटर, और इसको हम क्या करते हैं, इंसुलेटर से कवर कर देते हैं जो कि एक डाइलेक्ट्रिक की तरह वर्क करता है। और फिर इसके ऊपर हम लोग एक मेटल कोटिंग शील्ड लगा देते हैं, और इसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, ये जो आउटर लेयर है इसको मेटल कोटिंग करके रखते हैं और इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर विद इनर सॉरी यहाँ पे इनर सिलेंडर नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे इनर नहीं, ये बाहर वाला कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम आउटर सिलेंडर अर्थड बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इफ चार्ज Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q such that the system is in equilibrium, then value of Q। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। समझिए जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, यहां पे एक चार्ज है, यहां पे चार्ज कैपिटल Q है, ठीक है, और फिर यहां पर भी एक चार्ज है जो कि है कैपिटल Q। अब इनके बीच में एक चार्ज रखा गया है स्मॉल q, तो उस स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखिए होगा क्या, पहले ये दोनों चार्ज थे कैपिटल Q, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। लेकिन जब ये हम Q चार्ज रख देंगे तो अगर ये भी पॉजिटिव हुआ तो उस केस में ये भी ये दोनों को रिपल करेंगे और सिस्टम कभी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। मीन्स टू से ये जो Q है दिस कैन नॉट बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक, तो पहले इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा था, तो 1/4πε0 Q1 Q2। लेट्स से कि इनके बीच की डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस है वो है 2a,
तो आ जाएगा 4a²। पहले इनके बीच में इतना फोर्स लग रहा था रिपल्सिव, कैसा लग रहा था, रिपल्सिव। अगर यही फोर्स अट्रैक्टिव लगने लगे, इतना ही फोर्स दोनों के बीच में, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a²। ठीक, तो इससे ये कैंसिल आउट, a² से a² कैंसिल आउट। बताइए q इक्वल टू आया q/4 बट इन नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन में इसलिए क्योंकि अगर नेगेटिव साइन में रहेगा तो ये दोनों जो स्मॉल क्यू है, दोनों चार्जेस कैपिटल क्यू को अट्रैक्ट करेंगे और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ए सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस 12 ओम एंड अ इंपेडेंस 15 ओम, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी। देखिए यहाँ पे R इक्वल टू गिवन है 12 ओम और Z इक्वल यानी इंपेडेंस गिवन है 15 ओम। तो कह रहे हैं इसका पावर फैक्टर यानी cos फाई बताना है। तो cos फाई इक्वल टू होता है R अपॉन Z यानी 12 अपॉन 15, दैट मीन्स cos फाई इक्वल टू आ जाएगा 0.8। तो दिस विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द करंट फ्लोइंग इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट हैविंग इंपेडेंस दिस इज। देखिए यहां पे इसका जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट से 220 वोल्ट से 22 वोल्ट तक ये स्टेप डाउन कर देता है और इसका जो इंपेडेंस है वो है 220 ओम। तो कह रहे हैं इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो हमें मालूम है I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है V अपॉन जेड, I इक्वल टू V अपॉन जेड। तो चूंकि यहाँ पे हमें बताना है करंट, तो चूंकि ये 220 पे कर देता है तो हम यहाँ पे बताएंगे कि जब ये 220 से 22 कर देता है तो इसमें कितने एम्पियर फ्लो होगी। तो यहाँ पे हम लोग 22 रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे 220, तो आ जाएगा 0.1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे 220 नहीं रखा जाएगा क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने 220 वोल्ट को 22 यानी 22 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमें ये बताना था कि जब 22 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस समय उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही होगी। तो फार्मूला लगाएंगे I इक्वल टू V अपॉन जेड, आंसर आ जाएगा 0.1 एम्पियर। कह रहे हैं अगला क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मोमेंट हैज डायमेंशंस। मैग्नेटिक मोमेंट m का डायमेंशन बताना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर यानी A और मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर। सो फाइनली आ जाएगा L स्क्वायर A यानी ऑप्शन नंबर A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए चार्ज पार्टिकल इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड H with its initial velocity make an angle of 45 degree with H the path of particle will be। तो देखिए समझिएगा ध्यान से, अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता है 90 डिग्री पे एंटर करता है तो उसका पथ होता है सर्कुलर, उसका पथ होता है सर्कुलर अगर वो 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है। और अगर थीटा 90 के अलावा कुछ भी है तो हमेशा हेलिकल पथ पे चलता है, यानी इसका पथ कैसा होगा, तो इसका पथ होगा हेलिकल। ठीक है, लेकिन ये कब, जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा हो। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेलिकल पथ। क्लियर हो गई बात। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर यानी G ये दिया है 6 ओम एंड इट कैन मेजर मैक्सिमम करंट यानी IG ये मेजर कर सकता है 2 एम्पियर की करंट को, देन द रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट इनटू अ मीटर रीडिंग ऑफ 6 एम्पियर। मतलब हमें शंट की वैल्यू बतानी है, अगर उससे हमें 6 एम्पियर करंट को मेजर करवाना है। तो फार्मूला शंट का क्या होता है, वो होता है IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। तो IG कितना मेजर कर सकता था, 2 एम्पियर अपॉन 6 माइनस 2 इंटू G। तो G की वैल्यू कितनी है, 6। तो यहां से आ जाएगा 12 अपॉन 4 दैट इज 3 ओम। इसका मतलब 3 ओम का हमें शंट लगाना पड़ेगा, यहां पर 3 ओम का शंट लगाना पड़ेगा। लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P is placed in an electric field of intensity capital E. The dipole acquires a position such that
द एक्सिस ऑफ डायपोल मेक्स थीटा एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब कहने का ये है कि सपोज दैट ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से यहाँ पे डायपोल रखा गया है जो ये थीटा एंगल बना रहा है। अब इसमें कहा एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल टू बी जीरो व्हेन थीटा इक्वल 90 डिग्री। आप ये मान के चलिए कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यानी जब ये मैक्सिमम होता है उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो कहें द टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इज रिस्पेक्टिवली विल बी। तो देखिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना गया है, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना गया है, जीरो। तो देखिए पहले तो हम टॉर्क की बात करते हैं। तो टॉर्क किसी भी कंडीशन में होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। देखिए यहां पर जब था इस केस में तो यहां पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 90 डिग्री पर वो जीरो मानी गई है। तो जब ये थीटा एंगल पे आएगा तो हमें लाना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से आएगा। यानी इस केस में जब ये ऐसे आ जाएगा तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि जहां पर मैक्सिमम होती है वहां पर इन्होंने कहा है जीरो मानो। ठीक, तो U इक्वल टू आ जाएगा पीई कॉस थीटा, वो भी किसमें, माइनस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये हो सकता था लेकिन टॉर्क में साइन आता है, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये मैक्सिमम का केस है। ठीक, तो आंसर आ जाएगा माइनस का पीई कॉस। मतलब जो चीज जैसे आपसे पूछा जाता है पोटेंशियल एनर्जी अभी थीटा पे है उसको 90 पे लेके जाना है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है पीई कॉस थीटा, तो वैसे ही अब यहां पे निगेटिव हो जाएगा माइनस पी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, करें कि यूजिंग मास लेंथ एंड टाइम एंड करेंट विद द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो कहें डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी। तो परमिटिविटी की डायमेंशंस हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए यहां पे सबसे पहले हमें कुछ ऐसा फार्मूला ढूंढना पड़ेगा जिसमें परमिटिविटी आती हो और ये सारी क्वांटिटीज भी आती हो। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला बनता है F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से जब हम एप्सिलॉन नॉट निकालते हैं तो बताइए A Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है IT। तो यहां से आ जाता है ऊपर न्यूमरेटर में A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन में ML T-2 इंटू L स्क्वायर। तो यहां से आएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये M ऊपर जाएगा -1, L1 ये है, 2 ये है, L -3, T-2 यानी T4 हो जाएगा और A2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया था, तो सबसे पहले F का फार्मूला लिखा गया, इससे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली गई और जो वैल्यू आई है उसके हिसाब से यहाँ पे इनके डायमेंशनल फार्मूले रखे गए और फाइनल एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक चोक कॉइल हैज, एक चोक कॉइल में होता है हाई इंडक्टेंस। देखिए इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर कीजिए। अब ये चोक कॉइल होता क्या है, चोक कॉइल बेसिकली एक सिस्टम है जो जिसका वर्क मेन एसी में होता है और एसी में विदाउट एनर्जी लॉस ये करंट को रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है। तो करें एक कॉइल जो है इसके पास क्या होता है, हाई इंडक्टेंस हाई रेजिस्टेंस, लो इंडक्टेंस लो रेजिस्टेंस, लो इंडक्टेंस, ठीक है, मतलब लो कंडक्टेंस हाई रेजिस्टेंस, लो इंडक्टेंस लो रेजिस्टेंस, हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से, ये चोक कॉइल जो है स्पेशली ये इंडक्टर होता है। ये क्या होता है, इंडक्टर होता है। तो चूंकि ये इंडक्टर है तो फिर उस केस में इसका इंडक्टेंस ज्यादा होना चाहिए। तो आंसर होगा हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस। इसका इंडक्टेंस ज्यादा होना चाहिए और
रेजिस्टेंस जो है वो लो होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्योर एल सर्किट होते हैं, प्योर एल सर्किट होते हैं या प्योर सी सर्किट होते हैं, उनमें फाई जो होता है वो 90 डिग्री होता है, जिससे पावर फैक्टर 0 आता है। इसका मतलब पावर लॉस 0 होता है, पावर लॉस जो है वो 0 होता है। अब यहां पे सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए हमने ये कॉइल बनाई तो बनाया तो वायर से ही है, तो इसका आर कभी भी 0 तो नहीं हो सकता, लेकिन ये आर की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी तो एल और आर में अगर आर की वैल्यू जितनी भी ज्यादा कम होगी एल उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। यानी लो रेजिस्टेंस होने की वजह से जो चोक कॉइल है वो एक प्योर इंडक्टर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? प्योर इंडक्टर की तरह काम करेगा। और उस केस में जो पावर लॉस है वो लगभग 0 हो जाएगा। इसलिए चोक कॉइल में हाई इंडक्टेंस होना चाहिए और लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देयर आर टू कॉइल्स ए एंड बी, एक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन बी। ठीक है, ये बिल्कुल इससे पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार इसको थोड़ा सा अलग किया गया है। इज मेड टू रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, मतलब पहले क्या था, इसमें कॉइल को हम आगे की तरफ ला रहे थे, बट इस बार ऐसा नहीं करना है। इस बार इस कॉइल को इस तरीके से वर्टिकली घुमाना है। तो इसमें करें नो करंट फ्लोज इन बी इफ ए एट रेस्ट, अगर ये रेस्ट में रहता है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती। द करंट इन द कॉइल ए when the current B at t equals 0 counter clock, the coil A is shown at this time t equals 0। मतलब ये बताना है कि इस कॉइल A में किस हिसाब से करंट फ्लो हो रही होगी अगर उस टाइम पर, जिस टाइम पर B में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है। क्लियर हो गई बात? मतलब हमें ये बताना है कि A में, देखिए सिंपल सी बात है, जब ये अभी मान लीजिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जब ये आधा टर्न कर जाएगा तो उस केस में इसका करंट हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमें उस टाइम पर इसमें करंट की डायरेक्शन बतानी है जिस टाइम पर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा हो। तो देखिए अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो सिंपल सी बात है, इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? इसके रोटेशन की वजह से, इसके रोटेशन की वजह से यहां पे करंट फ्लो हो रहा है। अगर ये रोटेट करना बंद कर दे कॉइल ए, तो बताइए इसमें जो इंड्यूस करंट है वो भी बंद हो जाएगा। अब यहां पे ये रोटेट बंद करना कब करेगा? जब इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। और अट्रैक्ट कब करेंगे? जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। जब दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब इधर में जो करंट की साइड है, ठीक है, इधर में जो करंट की साइड है और जो कॉइल बी में करंट की साइड है वो सेम होनी चाहिए, लाइक दिस। अब बताइए ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या है? ये तो क्लॉकवाइज है। तो आंसर आ जाएगा कांस्टेंट करंट क्लॉकवाइज। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या किया गया है? इसके घूमने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, तो इसको घूमने से रोकने के लिए इसमें लगना चाहिए टॉर्क। ठीक, तो टॉर्क कब लगेगा? जब ये वाली साइड इसको अट्रैक्ट करे और ये वाली साइड इसको रिपेल करे, तो उस केस में एक टॉर्क जनरेट होगा जो कि इसको घूमने से रोकेगा। तो यहां पर अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो अगर हम दोनों की डायरेक्शन सेम करेंगे, बताइए ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन कहा गया है कि इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। इसका मतलब BH इक्वल टू दिया है 0.25 गॉस, और जो एंगल ऑफ डिप है डेल्टा है दैट इज 60 डिग्री। तो कह रहे हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ लोकेशन। तो बताइए BH बराबर क्या होता है? BH बराबर होता है B cos डेल्टा इक्वल टू 0.25। तो यहां से B cos 60 डिग्री इक्वल टू 0.25, तो यहां से आ जाएगा B इक्वल टू 0.25 और अपॉन में cos 60 की वैल्यू 1/2, यानी B इक्वल टू आ जाएगा 0.5 गॉस। ठीक है,
सॉरी यहाँ पे 2.6 है, 2.6 इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो यहां से आ जाएगा 0.52 गॉस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 32। सो अगला क्वेश्चन है द करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, करंट ए से बी में फ्लो होती है। एज सोन इन फिगर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, इस लूप में कितनी करंट जनरेट होगी ये बताना है यहाँ पर। तो देखिए, अगर इनिशियली जो भी इसमें करंट इंड्यूस होगी वो शुरुआत में ही होगी, क्योंकि जब एक बार करंट फ्लो होने लगेगी तो इसमें से जाने वाले फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। तो वही हमसे पूछा गया है कि यहां पर स्टार्टिंग में जो करंट इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक, तो अगर हम यहां पे बात करें कि इसकी वजह से, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस लूप की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा अपवर्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपवर्ड होंगी। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी ये कैसी होंगी, अपवर्ड। तो इसमें करंट इस हिसाब से इंड्यूस होगा जो कि अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैंसिल आउट कर सके, यानी जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इसमें जो करंट फ्लो होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्लॉकवाइज। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लॉकवाइज करंट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, उसका रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है बिकॉज। अब समझिए, सबसे पहली बात कि जो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाइम जो रिलैक्सेशन टाइम है कम हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा। तो पहली बात तो डी ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज नहीं कर सकती। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अभी हमने यहां पे कहा है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 4 कैपेसिटर ईच ऑफ 25 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखिए, इस तरीके से हमने मान लिया ये 4 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हैं। ठीक है, 4 कैपेसिटर इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट हैं और इसको वापस कनेक्ट कर दिया गया है 200 वोल्ट के डीसी सोर्स से। तो जब 200 वोल्ट के डीसी सोर्स से कनेक्ट किया जाएगा तो चूंकि ये पैरेलल में कनेक्ट है, इसका मतलब हर एक कैपेसिटर डायरेक्टली इससे कनेक्ट है। तो हमें मालूम है Q इक्वल टू होता है CV, तो C है 25 इंटू 10 टू द पावर -6 25 माइक्रोफैरेड और V है 200। तो यहां से आएगा 5000 इंटू 10 टू द पावर -6। अब ये प्लस माइनस क्यों कहा गया है, प्लस माइनस क्योंकि एक में प्लस होगा तो दूसरे प्लेट में माइनस चार्ज होगा। तो यहां से आ जाएगा +-5 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट, 2 cells are connected in series, first to support one another, then opposite direction. The balance point is obtained 50 and 10 centimeter from the positive end of the wire in the two cases. The ratio of EMF is. तो समझिए ध्यान से, यहां पे ये कहा गया है कि पहले जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसमें सेल्स को इस हिसाब से कनेक्ट किया गया है, यानी इस लेट से ये E1 है और इसका जो EMF वो E2 है, और दूसरी केस में इस तरीके से कनेक्ट किया गया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, E1 ये E2। तो बताइए इस केस में जो इसका टोटल EMF होगा वो होगा E1 प्लस E2, और इस केस में होगा E1 माइनस E2। तो कह रहे हैं जो यहां पे केसेस बनते हैं वो बनता है कि नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर पर मिलता है और 10 सेंटीमीटर पे। तो हम ये कह सकते हैं E1 प्लस E2 इक्वल टू 50 के
और यहां से E1 माइनस E2 बोल सकते हैं 10 की। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से आएगा E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल्स 5। दिस इंप्लाइज E1 प्लस E2 इक्वल टू माइनस, यहां से आ जाएगा 5E1 माइनस 5E2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4E1 इक्वल टू 6E2। तो यहां से E1 रेशियो E2 जो आएगा वो आएगा 3:2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें इन अ ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, यानी NP कितना 140, दैट इन द सेकेंडरी यानी NS जो कि है 280। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स 2 टाइम्स हो रहे हैं। यहां से ये समझ में आया नंबर ऑफ टर्न्स 2 टाइम्स हो रहे हैं। ठीक है, इफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज दिस, यानी IP जो है वो क्या है, वो है 4 एम्पियर। तो सेकेंडरी में बताना है। तो देखिए NP 140 है, NS 280, इसका मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ाता है। तो अगर आप रेशियो समझे तो NP अपॉन NS इक्वल टू EP अपॉन ES इक्वल टू IS अपॉन IP, ये इसका रेशियो होता है। तो NP कितना 140, NS कितना 280 इक्वल टू IS हमें बताना है और IP दिया है 4। तो इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, तो IS इक्वल टू आ जाएगा 2 एम्पियर। IS इक्वल टू आ जाएगा 2 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें कि इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 5 हेनरी, मतलब एक कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो 5 हेनरी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज दिस, यानी DI अपॉन DT। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब DI अपॉन DT 2 एम्पियर पर सेकेंड। देन द EMF, तो E इक्वल टू बताना है क्या होता है LDI अपॉन DT, वो भी माइनस में। तो यहां से माइनस L कितना आ जाएगा 5 और DI अपॉन DT 2, दैट मीन्स माइनस 10 वोल्ट। तो माइनस 10 वोल्ट इसका सही जवाब होगा। अब अगर देखिए अगर यहाँ पे माइनस के ऑप्शंस ना होते, जैसे कि एक प्लस में गिवन है, ये एक माइनस में गिवन है, तो माइनस में चूंकि गिवन है इसे हमें यहाँ माइनस लेना पड़ा। और कभी कभी क्या होता है कि मैग्नीट्यूड में लिया जाता है, तो उस केस में ये भी आंसर हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो देखिए ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, कायम। ससेप्टिबिलिटी होती है कायम। ससेप्टिबिलिटी ये बताता है कि कौन सा मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है। जिसकी ससेप्टिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो बहुत तेजी के साथ मैग्नेटाइज होगा, जो कि होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी कायम सबसे ज्यादा होती है। अब यहां पे कह रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो देखिए यहां पे जो ससेप्टिबिलिटी होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है। इसके लिए कायम प्रोपोर्शनल टू 1/T। ये क्यूरी जो साइंटिस्ट थी मैडम क्यूरी, उन्होंने बताया था कि जो किसी भी मटेरियल के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहां पे आता है क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है, क्यूरी कांस्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सही आंसर हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि द वायरिंग ऑफ अ रेफ्रिजरेटर कंटेन्स अ स्टार्टर कैपेसिटर, ए वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड दिस। ये एम्पलीट्यूड गिवन है, इसका मतलब ये V0 है, मैक्सिमम वैल्यू है। एंड अ फ्रीक्वेंसी यानी F जो कि है 60 हर्ट्ज, अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर टू प्रोड्यूस अ करंट ऑफ एम्पलीट्यूड यानी I0 जो कि है 0.85 एम्पियर थ्रू द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड, हमें यहां पे कैपेसिटेंस बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग निकालेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। तो XC इक्वल टू क्या होता है, तो XC इक्वल टू होगा V0 अपॉन I0। V0 है 170 और I0 है 0.85,
ये जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ डबल जीरो आएगा और इससे ये 200 टाइम्स कट जाएगा, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा 200 ओम। अब इस ये हमें XC मालूम चल चुका है, तो XC इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C इक्वल टू 200। तो बताइए यहां से ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस बताना है, कोई दिक्कत नहीं। तो C इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 200 ओमेगा। सो 1 अपॉन 200 ओमेगा मतलब 2 पाई f यानी 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो C इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 पाई और इनटू में 10 टू द पावर -3 ऊपर चला जाएगा। अब यहां पे पाई की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे 7 अपॉन 24 इंटू 22, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यहां पे इसको हम सॉल्व करेंगे 7000 अपॉन 24 इंटू 22 इंटू 10 टू द पावर -6। अब बताइए यहां से समझिएगा ध्यान से, 2 2 जा 4 और 4 को जब 7 से डिवाइड कराएंगे तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको मतलब कुल मिला के हमें इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 13.3 माइक्रोफैरड। ठीक है, यहां पे आ जाएगा दिस 13.3 माइक्रोफैरड। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला लिखा है फ्यूज वायर शुड हैव। तो देखिए जो फ्यूज वायर को सर्किट में हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्यूज वायर का काम होता है हाई करंट से जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको बचाना। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, आप कह रहे हैं ऑप्शन क्या है, हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए ये जो फ्यूज होता है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस होता है। तो अब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तभी ये प्रॉपर वर्क कर पाएगा, यानी इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। अब चूंकि जब ये इसकी हीटिंग ज्यादा प्रोड्यूस होने लगती है तो ये मेल्ट हो जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होने के लिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होना चाहिए ताकि ये आसानी से मेल्ट हो सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि ए वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस 10 ओम इज इलोंगेटेड बाय 10% रेजिस्टेंस ऑफ इलोंगेटेड वायर। कह रहे हैं एक वायर को 10% बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है उसकी लेंथ को, तो कह रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें मालूम है R डैश अपॉन R इक्वल टू L डैश अपॉन L का होल स्क्वायर। जब भी किसी वायर को स्ट्रेच किया जाता है तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि L इक्वल टू है 100, तो बताइए इसका L डैश कितना होगा। तो 10% इलोंगेट यानी लेंथ बढ़ाई जा रही है तो 110। तो यहां से R डैश अपॉन R जो कि है 10 इक्वल टू 110 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो इससे ये कैंसिल आउट, तो R डैश इक्वल टू आ जाएगा 121 अपॉन 100 इंटू 10। सो आंसर आ जाएगा 12.1 ओम। 12.1 ओम इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर। गॉस लॉ वैलिड होता है। ठीक है, तो अब बताइए गॉस लॉ क्या होता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे बात किसकी होती है, क्लोज सरफेस की होती है। तो जैसे इन्होंने कहा फॉर एनी ओपन सरफेस नहीं, ओनली रेगुलर क्लोज सरफेस। अब रेगुलर मींस क्या हुआ, रेगुलर मींस या तो वो स्फेरिकल होना चाहिए, या तो वो क्यूबिकल होना चाहिए,
या क्यूबॉइड है, यानी कुल मिलाकर उसका एक स्पेसिफिक शेप होना चाहिए। मतलब ये इस तरीके के लिए क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये भी गलत है। ओनली इनरेगुलर ओपन सरफेस के लिए तो होना ही नहीं है। बात यहां पे आई थी ओनली रेगुलर क्लोज सरफेस या एनी क्लोज सरफेस, तो यहां पे आंसर होगा एनी क्लोज सरफेस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। In a coil 0.1 meter radius and 100 turns 0.1 ampere current is passed. What will be the magnetic field at the center of the coil? कॉइल के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो देखिए R इक्वल टू कितना है 0.1, उसके बाद N कितना है तो N है 100, I कितना है तो I है 0.1 एम्पियर। तो किसी भी कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन R, और यहां पे अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो N का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -7, 2 3.14, I की वैल्यू है 0.1, R की वैल्यू है 0.1 इंटू 100, तो इससे ये कैंसिल आउट। सो यहां से आ जाएगा 6.28 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, तो 6.28 यहां पे आंसर आ जाएगा दिस। ठीक है, इसमें ये -4 नहीं होगा क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7, 2 पाई I 0.1 एम्पियर, R 0.1 मीटर इंटू N यानी 100, तो ये आ जाएगा 6.28 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। ये हो जाएगा इसका आंसर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज H, इंटेंसिटी H है, द मैग्नेटिक मोमेंट और द मैग्नेटिक फील्ड M, और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है M है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो M है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यानी U की बात की है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में होता है 2PE के बराबर, वैसे ही यहां पे होगा 2mH के बराबर UB, ये क्या होता है, ये होता है UE। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है 2PE, वैसे ही इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी 2mH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप देखिए यहां पे असर्शन रीजन दिए गए हैं, इनको भी अच्छे से हम लोगों को सॉल्व करना है। क्या कहा गया है समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्किट्स कंटेनिंग हाई कैपेसिटी कैपेसिटर चार्ज टू हाई वोल्टेज should be handled with caution even when no current the current in the circuit is switched off। तो ये बिल्कुल सही कहा गया है। कैसे? जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, और उस केस में जब ये चार्ज हो जाता है तो इन केस अगर उसको हम प्रॉपर हैंडल नहीं करते तो ये हमें शॉक दे सकता है। ठीक है, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली डेंजरस शॉक दे सकता है, तो इसलिए हमें इसको अच्छे से हैंडल करना चाहिए। मीन्स टू से कि असर्शन सही है। रीजन में क्या कहा गया है, व्हेन अ आइसोलेट कैपेसिटर इज टच्ड बाय हैंड और एनी पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी देयर इज अ इजी पाथ टू ग्राउंड अवेलेबल फॉर डिस्चार्ज द कैपेसिटर। तो ये भी सही है, क्योंकि जैसे हम उसके किसी भी पार्ट में, हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में कैपेसिटर टच करता है तो हमारी बॉडी से होते हुए चार्ज अर्थ पे चला जाता है और हमें शॉक लगता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। मींस बोथ ए असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इज डिफरेंट फॉर दैट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कह रहे हैं कि जो गॉस लॉ है वो जो मैग्नेटिज्म के लिए है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से डिफरेंट है, तो आंसर है नहीं। ठीक, इज डिफरेंट दैट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखिए यहां पर समझिएगा ध्यान से, जो गॉस लॉ है वो मैग्नेटिज्म के लिए भी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए भी है, लेकिन यहां पे जरूरी नहीं, देखिए समझिएगा ध्यान से,
चार्ज क्या है, तो चार्ज हमेशा ये पॉजिटिव हो सकता है, ये निगेटिव हो सकता है, मतलब चार्जेस कैन बी आइसोलेट, चार्जेस आइसोलेट पॉसिबल हैं। बट अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करें, मैग्नेटिज्म की बात करें तो मैग्नेटिज्म में नॉर्थ एंड साउथ पोल हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इज डिफरेंट दैट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब ये सही कहा है। फिर कहा है कि आइसोलेट मैग्नेटिक पोल्स आर नॉट नोन टू एग्जिस्ट, मतलब आइसोलेट जो मैग्नेटिक पोल्स है यानी केवल नॉर्थ या केवल साउथ ये एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये रीजन भी सही है। लेकिन यहां पे समझने वाली बात ये है कि चूंकि ये एग्जिस्ट अलग अलग नहीं करते, इसलिए इसके लिए मैग्नेटिज्म का जो गॉस लॉ होगा वो अलग होगा, और ये आइसोलेट एग्जिस्ट करते हैं इसलिए इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए गॉस लॉ अलग होगा। तो ये रीजन एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ईडी करंट आर प्रोड्यूस इन एनी मेटेलिक कंडक्टर व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज अराउंड इट, बिल्कुल सही है। ईडी करंट तभी प्रोड्यूस होता है जब मेटल बॉडी से जाने वाले फ्लक्स में चेंज होता है। रीजन में क्या कहा गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज, बिल्कुल सही। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो फ्लो ऑफ चार्ज को डिटरमाइन करता है, और जब पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, जब पोटेंशियल इक्वल हो जाता है तो नो चार्ज फ्लोज, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता है। लेकिन बताइए इसका ईडी करंट से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जहां पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, एसी डीसी से ज्यादा डेंजरस है, बिल्कुल सही। एसी डीसी से ज्यादा डेंजरस है, तो बिल्कुल सही है, एसी ज्यादा डेंजरस होती है एज कंपेयर टू डीसी। फिर कहा गया रीजन में क्या कहा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सही है। देखिए एसी और डीसी में क्या अंतर होता है, एसी की जो फ्रीक्वेंसी है ये पर्टिकुलर होती है, जबकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो इसी फ्रीक्वेंसी की वजह से एसी जो है वो ज्यादा डेंजरस होता है एज कंपेयर टू डीसी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ये आप बात ध्यान रखिएगा कि एसी डीसी से क्यों ज्यादा डेंजरस है, ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा डेंजरस होता जाएगा। ठीक है, उतना ज्यादा डेंजरस होता जाएगा, और ये लगभग 3 to 5 टाइम्स ज्यादा डेंजरस होता है, किससे, डीसी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है कि असर्शन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं बैटरी से। बताइए बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है और निगेटिव टर्मिनल में जाती है, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। तो इस हिसाब से मूव होंगे तो ये होता है हायर पोटेंशियल, और ये होता है निगेटिव जो पॉइंट टर्मिनल होता है वो होता है लोअर पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक, आगे इसमें लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल अगर ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है तो ड्यू टू इट्स नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए hollow metal sphere of radius 10 centimeter is charged such that the potential on its surface is 80 volt। तो कह रहे हैं कि पोटेंशियल एट द सेंटर। अब बताइए ये कैसा है, हॉलो मेटल स्फीयर है। तो जब हॉलो मेटल स्फीयर होगा तो बताइए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, और हमें पता है कि dv अपॉन dr इक्वल टू होता है E। तो यहां से dv इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, दैट मीन्स v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब V कांस्टेंट रहेगा, और V कांस्टेंट रहने का मतलब अगर 80 वोल्ट बाहर है तो अंदर भी 80 वोल्ट ही रहेगा। 80 वोल्ट अगर सरफेस पर है तो 80 वोल्ट भी
उसके अंदर रहेगा थ्रू इट्स रीजन। ए बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज बाई, अब समझिए किसी बॉडी को निगेटिवली चार्ज किया जा सकता है। सबसे पहला गिविंग सम प्रोटॉन से, बिल्कुल नहीं। अगर निगेटिवली चार्ज कर रहे हो तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ये यहां पे केस बेस्ड स्टडी है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके हिसाब से हमें इनके यहां पे आंसर्स लिखने हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहां पे इसको जूम किए दे रहा हूं, इसको जूम किए दे रहा हूं यहां पे, इसको आप पहले ध्यान से समझ लीजिए। लिखा गया है कि EMF of a cell is the maximum potential difference between two electrodes of cell when no current is drawn by the cell। बिल्कुल सही है, क्योंकि उस केस में अगर जब करंट फ्लो होने लगता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है और वहां पे उसको बोला जाता है फिर टर्मिनल पोटेंशियल। जब करंट फ्लो होने लगती है तो वहां पे वर्ड आ जाता है टर्मिनल पोटेंशियल का। ठीक है, तो internal resistance is the resistance offered by the electrolyte of a cell when electric current flows through it। The internal resistance of a cell depends upon following factor। कौन कौन से फैक्टर? The distance between the electrodes, nature, temperature of the electrolytes, nature of the electrodes and area of the electrode। area of the electrode जो है ये वो एरिया है जो इलेक्ट्रोलाइट में इमर्स रहता है। For freshly prepared cell, the value of internal resistance generally low and goes on increasing as cell is put to more and more use। मतलब जैसे जैसे हम यूज करते जाते हैं इसका इंटरनल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है ये बढ़ने लगता है और फिर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल इन अ क्लोज सर्किट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल। जो कि अभी हमने कहा था कि जब करंट फ्लो होने लगती है तो इसको बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल। और वो इस फार्मूले से डिस्चार्ज, ये फार्मूला कब हमें लगाना है? जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो तो उस केस में हम ये फार्मूला पुट करेंगे, और अगर चार्ज हो रहा हो तो उस केस में V इक्वल टू E प्लस IR होता है। तो ये पूरा यहां डाटा गिवन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इज इक्वल टू द EMF ऑफ अ सेल। करेक्ट, टर्मिनल पोटेंशियल यानी V ये इक्वल होगा EMF ऑफ द सेल। कब? व्हेन नाइदर I इक्वल 0 एंड I इक्वल 0, I नॉट इक्वल टू 0, I इक्वल 0 और यहां पे बोथ I। तो इसका मतलब यहां पे समझिए ये R मान लीजिए इसको R। ठीक है, तो देखिए हमें मालूम है V इक्वल टू E माइनस IR होता है। R जिसमें से कभी जीरो नहीं होगा, तो जब I जीरो हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? E के। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे सेल ऑफ EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R गिव्स करंट दिस, यानी I इक्वल टू कितना है? 0.5 एम्पियर विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जो कि है 12 ओम। ए करंट ऑफ दिस यानी अब I जो है वो है 0.25 एम्पियर व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस विद 25 ओम। तो कह रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। समझिए ध्यान से, इसमें कहा गया है कि जब इतना एम्पियर करंट फ्लो होता है जब हम उसको इतने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, और इतना फ्लो होता है जब हम उसको इतने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं। तो बताइए E इक्वल्स क्या होता है? सॉरी I इक्वल्स है ना, तो I इक्वल्स होता है E अपॉन R प्लस स्मॉल r। तो यहां पे हमें देखिए कब यहां पे करंट कितना फ्लो होता है? ठीक, तो E सेम है, E यहां पर सेम है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जो I है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? R पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू R2 प्लस स्मॉल r और R1 प्लस स्मॉल r। तो I1 कितना है? तो I1 है 0.5 एम्पियर
I2 कितना है 0.25 एम्पियर इक्वल टू R2 कितना है तो वो है 25 प्लस R और ये हो जाएगा 12 प्लस R। तो ये पॉइंट हटाया, यहाँ 0 आया, इसे 2 टाइम्स कैंसिल, 24 प्लस 2R इक्वल टू 25 प्लस R, दैट मीन्स R इक्वल टू 1 ओम, यानी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 1 ओम। दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या इसमें कहा गया है, कह रहे हैं कि चूज द फॉलोइंग रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। पहला, द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल व्हेन बीइंग चार्ज्ड इज गिवन बाय, तो देखिए हमने बताया था कि जो V इक्वल्स फार्मूला लगाते हैं, V इक्वल्स फार्मूला लगाते हैं E माइनस आई आर, ये किसके केस में होता है, डिस्चार्ज के केस में होता है, लेकिन जब चार्ज होता है तो वो होता है E प्लस आई आर। कब, जब ये चार्ज हो रहा हो। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कह रहे हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज कर जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस सेल डिक्रीज कर जाता है जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बिल्कुल गलत कहा गया है, क्योंकि जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, यहां पे वर्ड क्या दिया हुआ है, यहां पे वर्ड दिया हुआ है विद डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है इसको भी पहले पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इज क्लोज सर्किट इज ऑलवेज लेस देन, बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ ऑफ अ सेल इज अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, तो बिल्कुल सही है। क्या होता है कि लगातार नीचे की तरफ, मतलब ये कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में लगाते हैं तो हमें मालूम है कि V इक्वल टू E माइनस आई आर होता है, तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे V की वैल्यू कम होती जाएगी, तो इस तरीके से कम होता जाएगा। ठीक, तो ये भी सही है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है और ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू सेल of internal resistance small r, the maximum current flow करेगा in the external circuit external resistance when, क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कब मैक्सिमम फ्लो करेगा, करंट कब मैक्सिमम फ्लो करेगा, तो हमें पता है I इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन R प्लस स्मॉल r होता है। ठीक, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल हो जाएंगे, उस केस में ये करंट मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यानी हमारा यहां ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल r इक्वल्स कैपिटल R। सो ये पूरा एक सैंपल पेपर था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। ऐसे ही अभी 2 लगभग सैंपल पेपर और सॉल्व करेंगे ताकि आपको प्रॉपर रिवीजन हो जाए पूरी चीजों का, अगर पेपर में आए तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। सो इसलिए वीडियो को अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।